जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 पार्ट 3 में विदेशी विनिमय बाजार अर्थात विदेशी विनिमय की मांग, पूर्ति, विदेशी विनिमय का निर्धारण, स्थिर विनिमय दर, तैरती विनिमय दर, प्रबंधित विनिमय दर आदि का अध्ययन करेंगे। अब हम विदेशी विनिमय बाजार का अध्ययन करेंगे। विदेशी विनिमय बाजार को समझने के लिए हम एक कहानी देखते हैं कि भारत का एक व्यक्ति है और ये लंदन में जाकर घूमने जाता है। अब ये लंदन में चला जाएगा तो अब वहाँ पर अगर इसे कुछ लेन देन करना है तो वो किस में होगा? पौंड में होगा, रुपए में तो होगा नहीं। तो अब ये क्या करेगा कि वहाँ पर जाकर वहाँ के मौद्रिक प्राधिकारी, व्यावसायिक बैंक, विनिमय दलाल या अधिकृत डीलर आदि से संपर्क करेगा और अपने रुपए को जो है पौंड में कन्वर्ट करवा लेगा। तो ये क्या होगा कि इसने इतने सारे में से किसी से भी संपर्क किया और रुपए को पौंड में परिवर्तित कराया। तो ये सभी जो हैं क्या कहलाएंगे? ये विदेशी विनिमय बाजार के प्रतिभागी कहलाएंगे। और जिस बाज़ार में ये सभी हैं वो कौन सा बाज़ार कहलाएगा? विदेशी विनिमय बाज़ार कहलाएगा। और मान लीजिए कि इसने 50 रुपये के बदले में 1 पौंड प्राप्त हुआ तो ये 50:1 क्या होगी? विदेशी विनिमय की दर हो जाएगी। अब विदेशी विनिमय बाज़ार किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। विदेशी विनिमय बाज़ार जो है वह बाज़ार होता है जिसमें राष्ट्रीय मुद्रा का एक दूसरे से व्यापार होता है। यानी जिस बाज़ार में विभिन्न राष्ट्रों की मुद्राओं का व्यापार होता है उसे हम विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्राओं का व्यापार होता है उसे हम विदेशी विनिमय बाज़ार कहते हैं। वह बाज़ार जिसमें विदेशी मुद्राओं का विनिमय होता है उसे विदेशी विनिमय बाज़ार कहते हैं। विदेशी विनिमय के प्रतिभागी होते हैं वे कौन होते हैं? तो व्यापारिक बैंक, विदेशी विनिमय के दलाल, अधिकृत डीलर और मौद्रिक प्राधिकारी होते हैं। जो मौद्रिक प्राधिकारी होते हैं वो जो है एक दूसरे से निकट संपर्क में रहते हैं, यानी इनका जो है विश्वव्यापी स्वरूप होता है। अब विदेशी विनिमय दर क्या होती है? विदेशी विनिमय दर जैसे कि हमने अभी देखा था कि ये व्यक्ति जो है 50 रुपये के बदले में $1 यदि खरीदता है तो विनिमय दर क्या होगी? विनिमय दर होगी 50:1। तो विनिमय दर क्या है? विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत है। एक मुद्रा है रुपए और दूसरी मुद्रा है डॉलर। इनकी आपस में जो भी विनिमय दर है वह क्या होगी? वह विदेशी विनिमय दर कहलाएगी। अब विदेशी विनिमय दर जो है उसकी मांग किन लोगों के द्वारा की जाती है? तो विदेशी विनिमय की जो मांग है वह या तो हम कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसकी मांग होगी, या फिर मान लीजिए कोई वस्तु या सेवा खरीदेंगे, या हम किसी को कोई उपहार भेजते हैं तो हमें विदेशी, मान लो किसी विदेशी को हम कोई उपहार भेजेंगे तो विदेशी मुद्रा में भेजेंगे, या फिर हम कोई वित्तीय परिसंपत्ति खरीदना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं। तो इन तीनों उद्देश्यों से हम क्या करेंगे? विदेशी विनिमय की मांग करेंगे। अब विदेशी विनिमय की मांग के संबंध में एक रोचक कथन है कि मान लीजिए कि विदेशी विनिमय दर है कि रुपए जो है 50 रुपये के बदले में हमें $1 मिलता है। अब यदि विदेशी विनिमय दर में वृद्धि हो जाए, विदेशी विनिमय दर में वृद्धि हो जाए का मतलब है कि अब हमें विदेशी विनिमय दर में वृद्धि का अर्थ है कि पहले तो हमें 50 रुपये के बदले में $1 मिल जाता था। अब वृद्धि हो गई का मतलब है कि अब हमें जो है 100 रुपये के बदले में $1 मिल रहा है। अब देखिए कि पहले क्या होता था कि व्यक्ति
50 रुपये देकर $1 ले लेता था और $1 में एक वस्तु अमेरिका की जो है वो खरीद लेता था। यानी हमें ये एक वस्तु कितने में पड़ती थी? 50 रुपये में। अब व्यक्ति क्या करेगा? 100 रुपये के बदले में $1 लेगा और $1 में एक वस्तु मिलेगी। यानी अब ये वस्तु कितने में मिल रही है? 100 रुपये में मिल रही है। तो अब ये वस्तु जो है भारत के जो लोग हैं उनको महंगी लगेगी, तो अब क्या करेंगे? ये वस्तुएं कम खरीदेंगे, यानी हमारा आयात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही इसमें बताया है कि यदि विदेशी विनिमय दर में वृद्धि होती है तो आयात की मांग कम हो जाती है, हम कम वस्तुएं खरीदेंगे। और विदेशी विनिमय की मांग कम हो जाती है, मतलब अब हम डॉलर की मांग यदि हम कम वस्तुएं खरीदेंगे तो US के डॉलर की मांग भी हम क्या करेंगे? कम करेंगे। आगे दिया हुआ है कि विदेशी विनिमय की पूर्ति। तो विदेशी विनिमय की पूर्ति किनके द्वारा की जाती है? जैसे यदि किसी ने कोई निर्यात किया है वस्तुओं और सेवाओं का तो उसे विदेशी मुद्रा मिलेगी, पूर्ति करेगा। यदि मान लीजिए कि हमें किसी ने उपहार दिया है, किसी विदेशी व्यक्ति ने हमें उपहार दिया है, तो हम क्या करेंगे? विदेशी विनिमय की पूर्ति करेंगे। यदि हम कोई वित्तीय परिसंपत्ति जो है वो खरीदते हैं तो भी हम क्या करेंगे? विदेशी द्वारा, मान लीजिए कि कोई विदेशी व्यक्ति है और उसने भारत में कोई वित्तीय परिसंपत्ति खरीदी है, तो वो क्या करेगा? विदेशी विनिमय की पूर्ति करेगा, विदेशी विनिमय देगा। अब यहाँ पर एक बात और है कि जो विदेशी विनिमय की कीमत में यदि वृद्धि हो जाए, विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि हो जाए का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हमें 50 रुपये के बदले में $1 मिलता है। अब विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि होने से क्या प्रभाव पड़ता है कि अन्य बातें समान रहने पर निर्यात बढ़ जाता है। पहले हम वृद्धि देखते हैं कि अब हमें क्या है? 100 रुपये के बदले में एक जो है डॉलर मिल रहा है। अब अमेरिका का जो व्यक्ति था वो $1 देकर 50 रुपये लेता था और 50 रुपये में वह इंडिया की एक वस्तु खरीदता था। यानी इंडिया की एक वस्तु उसे कितने में मिलती थी? $1 में मिलती थी। अब चूँकि विदेशी विनिमय दर जो है, विदेशी विनिमय की कीमत में वृद्धि हो गई है, तो अब उसे 100 रुपये, $1 के बदले में 100 रुपये मिल रहे हैं और 100 रुपये में उसे जो है 2 वस्तुएं मिल जाएंगी हमारे देश की। यानी अब उसे $1 में कितनी वस्तुएं मिल रही हैं? 2 वस्तुएं मिल रही हैं। यानी उसे हमारे देश की वस्तु अमेरिकी को कैसी लगेगी? सस्ती लगेगी। तो इसके चलते वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ से वस्तुएं खरीदेगा और हमारे निर्यात क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो विदेशी विनिमय दर में वृद्धि होने पर क्या होता है? निर्यात में वृद्धि हो जाती है। अब विदेशी विनिमय दर, तृतीय विनिमय दर को यदि हम देखें तो इसमें विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है? विनिमय दर के निर्धारण की कई प्रणालियां हैं, जैसे स्थिर विनिमय दर, प्रबंधित तृतीय विनिमय दर, तृतीय विनिमय दर। तो सबसे पहले हम तृतीय विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है ये देखेंगे। तृतीय विनिमय दर क्या होती है कि जैसे वस्तु की मांग और पूर्ति होती है वैसे ही मुद्रा की मांग और पूर्ति होती है। तो इसमें यह माना जाता है यह विनिमय दर बाजार मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। यानी मुद्रा की मांग और उसकी पूर्ति की शक्तियों के द्वारा ही मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय बैंक जो है उसका कोई रोल नहीं होता है विदेशी विनिमय के निर्धारण में, वह हस्तक्षेप नहीं करती है। यहाँ चित्र में बताया गया है कि डी जो है विदेशी विनिमय की मांग है और SS विदेशी विनिमय की पूर्ति है। ई साम्य बिंदु है जहाँ विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है और यहाँ पर मूल्य निर्धारित हो जाएगा। तो ये तृतीय विनिमय दर हुई। अब तृतीय विनिमय दर में एक कंडीशन दी हुई है कि यदि मान लीजिए आयात की मांग में वृद्धि हो जाए, यानी हम अमेरिका और इंडिया को लेते हैं कि
भारत जो है आयात में वृद्धि कर दे। अब आयात में यदि हम वृद्धि करेंगे तो हमें डॉलर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जब हम आयात की मांग में वृद्धि करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम डॉलर की मांग में भी वृद्धि करेंगे। डॉलर की मांग इधर से बढ़कर इधर हो जाएगी। तो डॉलर की जब मांग बढ़ेगी तो डॉलर की कीमत भी क्या होगी। पहले डॉलर की कीमत समझ लेते हैं, यहाँ 50 थी, अब डॉलर की मांग में वृद्धि हुई है तो डॉलर की कीमत बढ़कर कितनी हो गई, 70 हो गई। इससे हमें ये पता चलता है कि यदि हम आयात की मांग में वृद्धि करते हैं तो विदेशी विनिमय दर भी क्या हो जाती, बढ़ जाती है विदेशी विनिमय दर। अब आगे दिया हुआ है कि विदेशी विनिमय दर जो है, अब विदेशी विनिमय दर बढ़ने का अर्थ है कि हमारे जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि घरेलू मुद्रा जो है विदेश, यदि हम डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई है और घरेलू मुद्रा की कीमत क्या हो गई, उसका ह्रास हुआ है। पहले हमारे विदेशी विनिमय दर 50 और 1 थी, ये रुपए हुआ, ये डॉलर। अब कितनी है, 70:1, यानी डॉलर की जो विदेशी विनिमय दर है वह बढ़ गई है और रुपए की विनिमय दर का ह्रास हुआ है, वह कम हो गई है। अब पहले 50 रुपये में इतनी शक्ति थी कि वह 1 डॉलर को खरीद लेता था। अब उसका ह्रास हो गया, अब 70 रुपये में इतनी शक्ति है कि वह 1 डॉलर खरीद पाता है। 50 रुपये की शक्ति नहीं है कि वह 1 डॉलर को खरीद पाए। अब सट्टेबाजी क्या होती है। सट्टेबाजी का अर्थ होता है कि मान लीजिए कि भारत के 70 रुपये के बदले में जो है 1 पौंड मिलता है। अब यदि भारत के निवेशकों को ये विश्वास हो जाए कि भविष्य में भारत के 100 रुपये के बदले में 1 पौंड मिलेगा, तो अभी वे 70 रुपये में पौंड को खरीद लेंगे और बाद में जब पौंड की कीमत महंगी होगी तो उसे बेच कर लाभ कमाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, सट्टेबाजी। यानी किसी भी वस्तु की जो विनिमय दर है वह केवल निर्यात आयात की मांग और पूर्ति और परिसंपत्तियों के निवेश पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि संभावित लाभ पर भी निर्भर करती है, यानी सट्टेबाजी पर भी निर्भर करती है। यहाँ पर यह मान लिया जाता है सट्टेबाजी में कि ब्याज दर, आय, कीमत क्या रहेंगी, स्थिर रहेंगी और फिर मांग और पूर्ति में परिवर्तन के अनुसार विदेशी विनिमय दर जो है वह निर्धारित होगी। अब ब्याज दरें जो होती हैं वह भी विनिमय दर को प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं, ये इंडिया है और ये यूएस है। मान लीजिए कि भारत में ब्याज दर जो है 8% है, जबकि यूएस में ब्याज दर जो है वह 10% है, यानी 2 का अंतर है। तो भारतीय क्या करेंगे कि अपनी जो रुपए है वो डॉलर में कन्वर्ट करके और अमेरिका में निवेश करेंगे। इससे क्या होगा कि अमेरिका के डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और भारत के रुपए की मांग कम हो जाएगी। इसलिए भारत की जो विदेशी विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, वो कम हो जाएगी क्योंकि रुपए की मांग कम है। और जबकि अमेरिका की एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ की मुद्रा की मांग अधिक है। यानी ब्याज दर जो है वो विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करती हैं। यहाँ ये मान लिया गया है कि सरकार जो है बंद पत्रों के क्रय पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाती हैं। अब आय जो है वह विनिमय दर को प्रभावित करती है। यदि एक उपभोक्ता की जो आय है उसमें वृद्धि हो जाती है तो वो क्या करेगा कि वो विदेशी वस्तुओं की मांग करेगा, उसकी डिमांड में वृद्धि होगी। अब विदेशी वस्तु की यदि मांग में वृद्धि होगी इसका मतलब ये है कि अब भारतीय जो हैं वो डॉलर की मांग बढ़ाएंगे। डॉलर की मांग बढ़ाएंगे तो डॉलर का एक्सचेंज रेट या विदेशी विनिमय दर क्या, डॉलर की विदेशी विनिमय दर बढ़ जाएगी और भारत की जो विदेशी विनिमय दर है वह घट जाएगी। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पहले स्थिति ये थी कि भारत 1 रुपये के बदले 50 रुपये के बदले में 1 डॉलर मिलता था।
अब चूँकि डॉलर की मांग बढ़ गई है, इसलिए 100 रुपये के बदले में $1 मिलता है। अब इसके चलते भारत की विनिमय दर जो है वह 100 रुपये के बदले में $1 हो गई। यानी यदि मान लीजिए हम अमेरिका के व्यक्ति की बात करें तो अमेरिका का व्यक्ति पहले $1 से 50 रुपये लेता था और 50 रुपये में भारत की एक वस्तु लेता था। अब अमेरिका के व्यक्ति को ये लगेगा कि वह $1 के बदले में 100 रुपये लेगा और 100 रुपये में 2 वस्तुएं खरीद सकता है। वस्तुएं महंगी उसे सस्ती लगेंगी, तो हमारा जो निर्यात है वो भी क्या हो जाएगा, इसके चलते बढ़ जाएगा। यानी पहले कंडीशन शुरू कहाँ से हुई थी कि हमारा आयात बढ़ा था। आयात बढ़ने के कारण 50 रुपये से विनिमय दर किस पर आ गई थी, 100 पर। लेकिन विनिमय दर जब 50 से 100 पर आई तो हमारा निर्यात भी क्या हुआ, बढ़ गया। अब निर्यात बढ़ने से क्या होगा कि हमारे देश की जो मुद्रा है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मुद्रा के डिमांड बढ़ने से हमारे देश की विनिमय दर जो है बढ़ने लगेगी। अब विनिमय दर बढ़ेगी या घटेगी ये इस पर निर्भर करता है कि आयात निर्यात की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं या निर्यात आयात की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। सिंपली यदि मान लीजिए कि आयात तेज़ी से बढ़ते हैं, इसका मतलब है यदि आयात निर्यात की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो विदेशी विनिमय दर है वह क्या हो जाएगी, अब घट जाएगी। और निर्यात यदि आयात की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं तो हमारी विदेशी विनिमय दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब है दीर्घकाल में विनिमय दर किस प्रकार निर्धारित होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम ये क्यों स्वीकार कर लेते हैं कि 50 रुपये के बदले में $1 होगा या 60 रुपये के बदले में $1 होगा। ये निर्धारण होता कैसे है, तो ये निर्धारण जो है वो क्रय शक्ति समता सिद्धांत के आधार पर होता है। अब ये क्रय शक्ति समता सिद्धांत क्या है कि यदि मान लीजिए कि एक वस्तु भारत में जो है 50 रुपये में बनती है और वही वस्तु अमेरिका में जो है $1 में बनती है, तो हमारी जो है विनिमय दर 50:1 हो जाएगी। अब अगर भारत कहे कि नहीं हम तो ये वस्तु 100 रुपये में बेचेंगे और अमेरिका को लागत अभी भी $1 है तो वह 1 में ही बेच रहा है, यानी भारत में वस्तु महंगी मिल रही है और अमेरिका में वही वस्तु सस्ती मिल रही है। तो अमेरिका भारतीय क्या करेगा, 100 रुपये में यहाँ से वस्तु खरीदने के स्थान पर 100 रुपये में, चूँकि 50 रुपये में $1 मिल रहा है तो 100 रुपये में वह $2 खरीदेगा और $2 में वह 2 वस्तु खरीद लेगा। अब क्या होगा कि हमारे देश के लोग यदि वस्तु महंगी बेच रहे हैं तो हमारे देश की जो मुद्रा की डिमांड है वो कम हो जाएगी। मुद्रा की डिमांड कम होने के कारण हमारी विदेशी विनिमय दर एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक्सचेंज रेट जो हमने 100 रख दी थी अब वो वापस घटकर कितनी आ गई, 50 पर ही आ जाएगी। तो इस प्रकार यह मान लिया जाता है कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत के अनुसार विदेशी विनिमय दर जो है स्वतः समायोजित हो जाती है। क्रय शक्ति समता यानी वही एक वस्तु भारत में 50 रुपये में बनती है और अमेरिका में $1 में बनती है, तो विदेशी विनिमय दर दोनों की क्रय शक्ति समान है। 50 रुपये में जितनी वस्तु हम क्रय कर सकते हैं उतनी ही वस्तु हम $1 में क्रय कर सकते हैं, इसलिए विनिमय दर क्या हो जाएगी, 50:1 हो जाएगी। तो इस प्रकार क्रय शक्ति की समानता के आधार पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। यहाँ एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि यदि किसी देश में मुद्रास्फीति अधिक है तो वहाँ की विनिमय दर क्या होगी, कम होगी, उसका ह्रास होने लगेगा। स्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर क्या होती है कि इस विनिमय दर प्रणाली में सरकार विनिमय दर का एक विशेष स्तर पर निर्धारित कर सकती है। जैसे यदि मान लीजिए सरकार ने सोचा कि भारत की विनिमय दर अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में जो है कितनी रहे, 50:1 रहे। अब यदि मान लीजिए कि सरकार
निर्यात को बढ़ाना चाहती है। अब निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है कि भारत की जो मुद्रा है, अब मान लीजिए कि अमेरिका का एक व्यक्ति है, वह $1 के बदले में 50 रुपये लेता है और 50 रुपये में एक वस्तु खरीद लेता है। अब भारत क्या कर चाहता है कि निर्यात बढ़े, ये ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदें। तो अब हमने क्या कर दिया, 50 की जगह 100:1 विनिमय दर निर्धारित कर दी। यानी अमेरिका का व्यक्ति $1 में 100 रुपये लेगा। चूँकि वस्तु 50 रुपये की है तो अब उसे $1 में 2 वस्तु मिलेंगी, उसे वस्तु सस्ती लगेगी और हमारा निर्यात बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुआ कि स्थिर ये सरकार का उद्देश्य हुआ। अब जब लोग जो हैं अमेरिका के लोग आदी हो जाएंगे इस वस्तु को खरीदने की, तो बाद में क्या करेंगी, विनिमय दर वापस 50:1 कर दी जाएगी। तब लोग इसे फिर भी खरीदेंगे महंगी होने पर, क्योंकि वो अभ्यस्त हो गए हैं। तो वापस विनिमय दर क्या कैसे कर लेगी, 50:1, यानी स्थिर विनिमय दर में विनिमय दर को स्थिर रखा जाता है। अब आखिर RBI या देश की जो केंद्रीय बैंक है वो विनिमय दर को स्थिर कैसे रख लेती है। देखिए, यदि मान लीजिए कि किसी देश की, जैसे अमेरिका की मुद्रा की डिमांड जो है वो बढ़ जाए, तो तो क्या होगा कि अब हम पहले 50 रुपये के बदले में $1 मिलता था। चूँकि अमेरिका की मुद्रा की मांग बढ़ रही है तो अब 100 रुपये के बदले में $1 मिलेगा। अब भारत ये चाहता है कि हमें 50 रुपये के बदले में $1 मिले। तो अब चूँकि विदेशी विनिमय दर तो बढ़ चुकी है, अब विनिमय दर को घटाने के लिए RBI हस्तक्षेप करेगा बाज़ार में। कैसे हस्तक्षेप करेगा कि डॉलर की डिमांड बढ़ गई है तो इसे कम करने के लिए, विनिमय दर को कम करने के लिए डॉलर की सप्लाई को बढ़ा देगा। डॉलर को क्या करेगा, बेचना शुरू कर देगा। तो विनिमय दर वापस 50:1 पर आ जाएगी। अगर विनिमय दर 30:1 हो जाए, अभी हमें चाहिए कितनी है, 50:1। तो अब पहले हमने डॉलर को बेचना शुरू किया था, अब हम डॉलर को क्या करेंगे, खरीदना शुरू कर देंगे। तो डॉलर की मांग बढ़ जाएगी और फिर से वापस में विनिमय दर 50:1 हो जाएगी। यानी जो केंद्रीय बैंक होती है वो विभिन्न जो RBI हमारी केंद्रीय बैंक है वह विभिन्न देशों की मुद्राओं के कोष रखती है और विनिमय दर को एक निश्चित स्तर पर स्थिर रखने के लिए, ना तो वो बढ़े और ना ही घटे, इसके लिए वह कोष रखती है। जब किसी विनिमय दर बढ़ने लगती है तो कोष में से वह राशि, जो विदेशी विनिमय है, उसको बेचना शुरू कर देती है और जब विनिमय दर घटती है तो कोष में से उस विनिमय को, विदेशी विनिमय को खरीदना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार स्थिर विनिमय दर में मूल्य जो होते हैं केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के कारण स्थिर रहते हैं। आपको याद केवल इतना रखना है कि स्थिर विनिमय दर वह विनिमय दर है जिसमें कि मूल्य जो हैं, विदेशी विनिमय के जो मूल्य हैं वो विशेष स्तर पर स्थिर रहते हैं। अब विदेशी विनिमय का एक कॉन्सेप्ट है अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है कि हम किस स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत जब सरकार की कार्रवाई के द्वारा विनिमय दर घटती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन। अवमूल्यन यानी हम 50 रुपये के बदले में $1 हमें मिलता है। अब सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए विनिमय दर 100:1 कर दे, यानी पहले 50 रुपये में इतनी शक्ति थी कि वह $1 खरीद लेता था, अब नहीं बची 50 रुपये में इतनी शक्ति, यानी भारतीय रुपये की शक्ति क्या हो गई, ह्रास हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, अवमूल्यन। और अवमूल्यन से क्या होता है कि मुद्रा का पुनर्मूल्यन हो जाता। पहले विनिमय दर 50:1 थी, अब पुनर्मूल्यन के बाद 100:1 हो गई है विनिमय दर। अब स्थिर विनिमय दर प्रणाली और तृतीय विनिमय दर प्रणाली के गुण और दोष दिए गए हैं। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में क्या होता है कि यदि BOP यानी भुगतान संतुलन का आधिक्य या घाटा होता है तो सरकार क्या करती है, रक्षित कोषों का उपयोग करके
पुनः संतुलन की स्थिति को बना लेती है। लेकिन यदि मान लीजिए कि तैरती विनिमय दर है और लोगों को ये पता चल जाए कि सरकार के पास सुरक्षित कोष कम है, तो इस संदेह में वो क्या करेंगे कि वो मुद्रा को स्थिर विनिमय, चूँकि उन्हें संदेह है कि मुद्रा सरकार के पास जो है रक्षित कोष कम है, तो वो क्या करेंगे कि आक्रामक खरीद, यानी हमारे देश की मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगेंगे। तो हमें मतलब यदि हमें क्या करना पड़ेगा, मुद्रा का अवमूल्यन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो ये दोष स्थिर विनिमय दर का है, लेकिन परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली में इस प्रकार का दोष नहीं होता, क्योंकि मांग और पूर्ति की दशाओं के अनुरूप स्वतः ही जो है विनिमय दर में संतुलन हो जाता है। तो बेसिकली जो तैरती विनिमय दर है उसका फ़ायदा यही होता है कि बीओपी घाटे या अधिक की स्थिति में स्वतः ही संतुलन स्थापित हो जाता है, जबकि जो स्थिर विनिमय दर है उसमें आरक्षित कोष के माध्यम से सरकार हस्तक्षेप करके संतुलन स्थापित करती है। प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली क्या होता है कि ये प्रबंधित भी होती है, मतलब लोचदार भी होती है, और तृतीय यानी लोचदार भी होती है, और प्रबंधित मतलब स्थिर भी होती है। यानी प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली जो है स्थिर विनिमय दर और तृतीय विनिमय दर प्रणाली दोनों का जो है मिला जुला रूप है। भारत में भी प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया है। यानी वैसे तो विनिमय दर लोचपूर्ण होती है, तृतीय होती है, लेकिन जब सरकार कभी आवश्यक समझती है तो केंद्रीय बैंक के माध्यम से विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके हस्तक्षेप करती है अर्थव्यवस्था में, और जो भी सुरक्षित समव्यवहार होते हैं उन्हें शून्य के समान नहीं होता। मतलब वह क्रय विक्रय आरबीआई कब तक करती रहेगी, जब तक कि वह किसी समव्यवहार को शून्य करना चाहती, तब तक ऐसा ना हो जाए तब तक वह करती रहेगी। यानी प्रबंधित तृतीय विनिमय दर प्रणाली जो है, प्रबंधित यानी स्थिर और तृतीय यानी लोचदार विनिमय प्रणाली, दोनों विनिमय प्रणालियों का योग है। अब यहाँ विनिमय दर प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव दिए गए हैं। पहले क्या था, स्वर्णमान प्रचलित था 1870 से 1914 यानी प्रथम विश्व युद्ध तक स्वर्णमान प्रचलित था। स्वर्णमान का अर्थ था ऐसी विनिमय प्रणाली जिसमें सभी देशों की मुद्राएं या तो सोने की बनी थी या मुक्त रूप से सोने में परिवर्तनीयता की गारंटी देती थी। स्वर्णमान में क्या होता था कि जो यदि विनिमय दर जो होती थी वह स्थिर होती थी, स्थिर विनिमय दर बनी रहती थी। अगर कुछ सीमाओं तक ऊपरी और निचली सीमाओं में यदि परिवर्तन भी होता था तो उनमें केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के माध्यम से स्वतः ही संतुलन स्थापित हो जाता था। अब वाणिज्यवादी जो थे उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार कोई सा टैरिफ या कोटा ना लगाया जाए और स्वर्णमान रहे तो एक देश जिसमें आयात ही आयात अधिक हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, तो उसके तो सारे स्टॉक सोने का ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन बाद में डेविड ह्यूम जो अर्थशास्त्री आए उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, स्वतः ही ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील हो जाती हैं जो संतुलन को स्थापित कर देती हैं। इस प्रकार यदि स्वर्णमान में कोई टैरिफ कोटा ना भी लगाया जाए तब भी क्या है कि किसी देश का सोना पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। अब जो स्वर्णमान था उसे समय समय पर कई संकटों का सामना करना पड़ा। कैसे संकट, जैसे अशोधित मुद्रा परिणाम सिद्धांत तो यह कहता है कि यदि उत्पादन में 4% वृद्धि होती है तो उस वर्ष में सोने की पूर्ति में भी 4% की वृद्धि होना चाहिए।
लेकिन जो खदान थी उनमें इतना सोने का उत्पादन संभव नहीं था, इसलिए विश्व भर में क्या हुआ, कीमतों में गिरावट आने लगी। और इससे सामना करने के लिए क्या हुआ, अब सोने की जगह चांदी का प्रयोग शुरू हुआ। तो उसे द्विधातु यानी सोना और चांदी का मान को स्वीकार किया गया। फिर धीरे धीरे सोना कम होने के कारण लोग स्वर्णमान पर आ गए। 1/4 सोने के बदले में कागज़ की मुद्रा छापने लगे। और इसे कुछ देश तो सोने की जगह, जो बड़े देश थे, उनकी मुद्रा जो है उसको अपने कोष में रखने लगे और स्वर्णमान पर आधारित प्रणाली को उन्होंने अपनाया। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में 1929 में सोने की खोज हुई खदानों की, और उससे अपस्फीति 1929 में दूर हुई। 1914 से 1945 तक कोई सार्वभौमिक प्रणाली प्रचलन में नहीं थी। नम्य विनिमय दर प्रणाली और स्वर्णमान दोनों ही साथ साथ चल रही थी। 1944 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो है वो अस्तित्व में आई। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक नामक संस्थाओं की स्थापना हुई, जिन्होंने स्थिर विनिमय दर को पुनर्स्थापित किया। और ये लेकिन स्वर्णमान से भिन्न प्रणाली थी। इसमें क्या था कि जो विनिमय दर प्रणाली थी उसमें केंद्र में जो है वो डॉलर को रखा गया, और सभी देशों की जो मुद्राएं थीं वो डॉलर में परिवर्तनीयता घोषित करनी थी। यानी हर देश की जो केंद्रीय बैंक थी, जैसे भारत की केंद्रीय बैंक को निश्चित करना पड़ा कि 50 रुपये के बदले में $1 या कितने, $1 के बदले में वो कितने रुपए देगी, इसी प्रकार हर देश को करना था। और अमेरिका ने भी यह वचन दिया था कि वह $35 प्रति औंस सोने पर जो है परिवर्तनीय होगा। मतलब अमेरिका के जो डॉलर है वह सोने में परिवर्तनीयता थी, इसलिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली के केंद्र में डॉलर को रखा गया। अब आगे बताया गया है कि विनिमय दर में, यदि स्थिर विनिमय दर को तो हमने अपना लिया, लेकिन यदि विनिमय दर में परिवर्तन करना हो तो वह कब संभव था, जबकि किसी देश का जो भुगतान संतुलन है वो चिरकालिक घाटे में ही चल रहा है, तो वह अपनी विनिमय दर को अवमूल्यन कर सकता था। अब उस समय क्या था कि पूरे विश्व के 70% स्वर्ण के जो भंडार थे वो अमेरिका के पास थे, और जबकि तरलता की मांग बढ़ रही थी, जिसे स्वर्ण मान जो है पूरा करने में समर्थ नहीं था। इसलिए मुद्रा प्रणाली की स्वर्ण मान और स्थिर विनिमय मान की जगह द्विस्तरीय परिवर्तन पद्धति जो है उस पर जोर दिया गया, जिसमें प्रधान मुद्रा जो थी वह सोने में परिवर्तनीय थी और अन्य करेंसी जो है वो प्रधान मुद्रा के रूप में परिवर्तन करना संभव था। आगे दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि देशों को अपने पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अधिक संसाधन की आवश्यकता थी, लेकिन ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने निर्धारित कर दिया था कि जो उसके केंद्र जो भी मुद्रा प्रणाली है उसके केंद्र में डॉलर रहेगा, और डॉलर जो है $35 प्रति औंस, यानी कोई भी 1 औंस $35 के बदले में 1 औंस सोना जो है वो परिवर्तनीय था। यानी देश क्या करें कि 1 औंस सोना देकर वो अमेरिका का एक $35 लें, और $35 से वे कोई भी वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खरीद सकते हैं। तो विभिन्न देशों ने यह सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ज़्यादा जो है डॉलर जारी कर दे और विश्व के अन्य देशों का सोना अमेरिका के पास चला जाए, और क्योंकि अमेरिका के पास सोना ना हो और वह मुद्रा को जारी करता जाए। तो अविश्वास के कारण 1967 में विश्व बैंक ने विशेष आहरण अधिकार जो है उसको स्थापित किया। लेकिन ये सभी जो है प्रणालियाँ बेसिकली अमेरिकी डॉलर पर आधारित थी।
और डॉलर अमेरिका ने अंततः घोषणा की कि वह 35 प्रति औंस मतलब अपने डॉलर को प्रति औंस सोने के बदले में परिवर्तित नहीं करेगा। और इस प्रकार ब्रिटेन वुड्स द्वारा जो प्रणाली स्थापित हुई थी उसका खंडन हो गया, मतलब अब जो है यह प्रणाली अस्तित्व में नहीं रहेगी। इसके साथ साथ ही कई घटनाएं साथ साथ चल रही थी। 1967 में पौंड का अवमूल्यन हुआ, 1968 में डॉलर सोने की ओर पलायन हुआ। यानी ये जो प्रणाली थी वह अभी विश्व व्यापार को उचित समर्थन नहीं दे पा रही थी, इसलिए विश्व व्यापार जो है तृतीय विनिमय दर प्रणाली की ओर बढ़ रहा था। अब वर्तमान परिदृश्य क्या है विदेशी विनिमय प्रणाली का? तो वर्तमान में विभिन्न देशों ने अलग अलग प्रकार की विनिमय प्रणाली को अपनाया है। कुछ ने अपनी विदेशी डॉलर में के रूप में अधिकृत अपनी विदेशी विनिमय दर को कर दिया। 1999 में यूरोपीय संघ जो है उसने यूरो करेंसी को अपनाया और यूरो में विदेशी व्यापार करना शुरू कर दिया। फ्रांस ने फ्रंक में अधिकृत किया। ऐसे अफ्रीकी कॉलोनियों ने सामूहिक रूप से करेंसी को अधिकृत किया। यानी विभिन्न देशों ने मुद्रा की विभिन्न प्रणालियों को अपनाया। 2000 में इक्वाडोर ने डॉलरीकरण कर दिया। डॉलरीकरण का अर्थ है कि उसने अपनी देश स्थानीय मुद्रा के स्थान पर डॉलर में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारित कर दिए। तो इस प्रकार कई प्रयोग हुए, कई संगठन बने जिन्होंने मुद्रा की विनिमय दर निर्धारित की, लेकिन अंत में यह माना गया कि जो तैरती विनिमय दर प्रणाली है जिसमें एक निश्चित सीमा के बीच में उतार चढ़ाव होता है और विनिमय दर जो है वो निश्चित रहती है, वही उपयुक्त है। और सोना जो है उसे एक अच्छा मूल्य संग्रहण का साधन माना गया। सो थैंक यू।